हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम चैप्टर 5 के पार्ट 3 में हैं और इसके अलावा और हमारा एक और पार्ट होने वाला है पार्ट 4। वो हमारा लास्ट पार्ट होगा। वो इसीलिए स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर एक डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रेडिशनल बिजनेस और ई कॉमर्स यानी ई बिजनेस में क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। पुराना बिजनेस और आज के टाइम में जो हम इंटरनेट के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं उसके बीच में क्या डिफरेंस है, तो उस पार्ट में वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होगा। ठीक है, तो और उसके बाद मैंने आपको पार्ट 2 में ये चीज बोली थी, पार्ट 1 में भी ये चीज बोली थी कि चैप्टर के लास्ट वाले जो पार्ट होगा वो मैं उसमें आपको इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट और कितने नंबर के लिए पर्टिकुलर टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको इस पार्ट में बताऊंगी। तो कम से कम वो पार्ट कम से कम 10 से 8 मिनट का होगा, तो उसके लिए अलग से वीडियो यानी उसके लिए अलग से पार्ट बना दूंगी इसमें, क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर का एंड करने वाली हूँ मैं इस वीडियो में। तो उसमें कोशिश यही रहेगी कम से कम कवर्ड हो और बहुत इंपॉर्टेंट कवर्ड हो। तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि अपडेट रहें आप। 24 आवर्स के अंदर हमारी अगली वीडियो आ जाती है, यानी आज नाइट में और फिर अगले दिन कल नाइट में। ठीक है, तो इस तरीके से नाइट में हमारी वीडियोस अपलोड होती हैं 8:30 से 9 बजे के बीच में। तो उस वजह से हम आपको बोल रहे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको सबसे पहले वीडियो बिना मिस किए आपको वीडियो मिल जाएगी। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप जब उसे देखेंगे आपको वैल्यू पता है, स्टूडेंट्स को वैल्यू पता होती है कि ज़्यादा लफड़े में ना पढ़ के कुछ मोटा मोटा और कुछ अच्छा बहुत अच्छे से पढ़ ले। तो ये उनकी कोशिश रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, आउटसोर्सिंग, बीपीओ और केपीओ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच में डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगी इस पार्ट में कि बीपीओ और केपीओ के बीच में क्या डिफरेंस है और दोनों के बेनिफिट्स, डीमेरिट, मेरिट क्या क्या है। ठीक है, तो वो इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और लास्ट प्रीवियस दोनों जो पार्ट है इस चैप्टर के, उन दोनों का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो जाकर इस चैप्टर को पूरा कवर कर लीजिए सीरियल वाइज, एकदम ये वाला पार्ट ना देखें, और अगर देख भी रहे हैं तो इससे पहले उसे देख लें उन दोनों पार्ट्स को, क्योंकि चैप्टर एक दूसरे से लिंक होता हुआ है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आउटसोर्सिंग कंसेप्ट। आउटसोर्सिंग को कहा जाता है बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब इसका मतलब क्या है, देखो आउटसोर्सिंग हम जब क्लास 11th में आते तो हमें बहुत अटपटा सा लगता है सुनने में, क्योंकि बाकी सारी चीजें हम फिर भी समझ लेते हैं क्योंकि जर्नल होती हैं, हमारी रियल लाइफ से रिलेट करती हैं। आप चाहे तो इस टॉपिक को भी रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। वो कैसे? आउटसोर्सिंग का मतलब है यहाँ पर कुछ बाहर फॉरेन कंट्रीज की ऐसी एजेंसीज होती है, बिजनेस एजेंसीज होती हैं जिसमें जो हेल्प करती हैं हमारे इंडिया के कंट्री, हमारे कंट्री के बड़ी बड़ी कंपनीज के बड़े बड़े पोस्ट वाले लोगों की। अब देखो इसका एग्जांपल मैं आपको लेके बताती हूँ। कॉल सेंटर्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनके पास इतना टाइम नहीं होता, पर हाँ उन्हें रखना पड़ता है अपने कस्टमर की सर्विस के लिए, अपने कस्टमर की जो भी कंप्लेंट्स होती है उसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ कॉल सेंटर्स रखने होते हैं कि जिससे उनके कस्टमर की कंप्लेंट फाइल हो सके या शिकायत पता चल सके, ताकि वो उसका सॉल्यूशन निकाल सके अच्छी रेपुटेशन के लिए और पब्लिक वेलफेयर के लिए उन्हें रखना पड़ता है। लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उन्हें और भी डीलिंग्स और भी कोई इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं जहाँ उन्हें फोकस करना होता है। अब वो ऐसे काम कैसे कराएं, उनके पास उन्हें ना इतने एम्प्लॉयज रखने, अपने पास से एम्प्लॉयज नहीं रखने, हाँ लेकिन वो बाहर पेमेंट कर सकते हैं लेकिन वो अपने पास नहीं रखने, क्योंकि अगर वो अपने पास एम्प्लॉयज रखेंगे तो उन्हें उन पे फोकस करना पड़ेगा, उन्हें देखना पड़ेगा कि वो कैसा काम कर रहे हैं, लेकिन इतना उनके पास टाइम नहीं है। तो अब इस टाइम पे क्या किया जाए? अब इस टाइम पे जो बाहर फॉरेन कंट्रीज में कुछ बिजनेस एजेंसीज होती हैं उनके पास दो तरीके के एम्प्लॉयज होते हैं। एक प्रोफेशनल हाई स्किल्स वाले एम्प्लॉयज होते हैं जो हाई प्रोफेशनल वाले काम करते हैं, जिनको अच्छा पैकेज मिलता है यानी अच्छी सैलरी मिलती है। एक होते हैं लेबर एम्प्लॉयज जो लेबर वाले काम करते हैं। तो अब जिस कंपनी को हमारे इंडिया को जैसे एम्प्लॉय की जरूरत होगी वो वैसे उनको सर्व करके देंगे। तो आउटसोर्सिंग यानी बीपीओ का मतलब है कुछ ऐसी एजेंसीज होती है बाहर फॉरेन कंट्रीज की जो हमारे इंडिया की कंट्री को काफी सपोर्ट करती हैं वर्किंग में और उसके बदले वो अपने फी चार्ज करती हैं। बस जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है कॉल सेंटर्स। कुछ कॉल सेंटर्स हमारे इंडिया के हैं, कुछ कॉल सेंटर्स आप नोटिस करेंगे, आप उसके बारे में डिटेल निकालेंगे तो कॉल सेंटर एग्जांपल है तो डिटेल्स निकालेंगे तो आपको कुछ फॉरेन कंट्रीज की मिलेंगी, तो आप डिटेल निकाल के देखिएगा। तो वो उन कॉल सेंटर्स का काम क्या होता है कि वो 24 आवर्स आपको ऑन मिलेंगे, आप कभी भी किसी भी चीज़ के। अब होता क्या है, वो कॉल सेंटर्स हर एक कंपनी से लिंक होते हैं जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया में करे चाहे वो अपनी फॉरेन कंट्री में बैठ के करे, क्योंकि ये तो कॉलिंग का काम होता है, तो इंटरनेट कनेक्शन का काम होता है, तो उसमें जहाँ पर उन्हें आने की जरूरत नहीं है तो वो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो अब वो आप जब भी कॉल करोगे अपने प्रोडक्ट, अब जैसे मान लीजिए जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहे हैं उस कंपनी का वहाँ पे उनका लिंक रहेगा, तो वो अपने कस्टमर, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास जो नंबर है वो कंप्लेन करने के लिए, कस्टमर कंप्लेंट के लिए,
तो हम उस नंबर पे कॉल करेंगे, वो उन्हीं का नंबर होगा क्योंकि वो दोनों लिंक्ड है। हमारी कंपनी, जिस कंपनी से हमने प्रोडक्ट लिया है, उन्होंने उसको अपने लिए कॉल सेंटर पे रखा हुआ है, यानी कॉल सेंटर की, यानी कस्टमर की जो कंप्लेंट्स आएंगी, कस्टमर का जो सर्विस होगी, आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर पैकेजिंग सर्विस, और जो भी कनेक्शन होगा और जो भी प्रॉब्लम होगी वो सब हैंडल करेंगे वो लोग। हम अपने जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो इसीलिए ऐसे करते हैं ताकि वो अपने बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज पे फोकस कर सके, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने में, अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में, अपनी नई नई वैरायटी लाने में, मतलब इस तरीके के की एरियाज पे वो फोकस करते हैं जो इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। तभी तो उन्होंने इस पर फोकस किया, तभी उन्होंने इतनी बड़ी एजेंसी रखी है हमारे लिए जिसमें कोई फ्रॉड नहीं है, जिसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये होता है हमारा आउटसोर्सिंग। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। आगे केपीओ भी, अगर बीपीओ समझ में नहीं आया तो केपीओ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, तो ये हमारी एजेंसीज होती है जो फॉरेन कंट्रीज़ की होती है, जो हमारे कंट्री की कंपनीज को सर्विस देती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देती है, उसके बदले में फी चार्ज करती हैं। तो ये हमारा बीपीओ था। अब बात करेंगे एडवांटेज नीड ऑफ बीपीओ, कि हमें इसका फ़ायदा क्या और क्या इसकी ज़रूरत है। तो दोनों का मतलब एक ही है लगभग, क्योंकि दोनों में एक ही पॉइंट आ सकते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? अगर ज़रूरत है तो उसका फ़ायदा भी तो होगा कुछ, तो हम लिंक कर सकते हैं। पहला पार्ट है कंसंट्रेशन ऑन कोर एरियाज या फिर कोर कंपिटेंस, ठीक है। इसका पॉइंट का मतलब यह है कि अब जो कंपनी है वो अपने कुछ ऐसे कोर एरिया पे फोकस कर पाएगी, कंसंट्रेट कर पाएगी, जो उस पर वो नहीं कर पाती अगर वो बीपीओ का यूज नहीं करती। क्योंकि अगर वो बीपीओ का यूज नहीं करती तो उसे अपने कुछ एम्प्लॉइज लगाने होते और उसे खुद का ध्यान पे बढ़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो काम हम कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी हमें लेनी है। लेकिन अगर उसने कुछ एक नामचीन, एक अच्छी एजेंसी, ऐसी बात नहीं है कि वो एजेंसी कहीं भाग जाएगी या फिर वो काम नहीं करेगी, एक अच्छी कंपनी, एक अच्छी रेपुटेटेड कंपनी को, अपनी एजेंसी को हायर करेगी, बीपीओ एजेंसी को, जो अपना काम अच्छे से करेगी, तो कंपनी का वहाँ ध्यान जाएगा ही नहीं। कंपनी सिर्फ ये देखेगी कि पर मंथ में कितना काम हुआ, कितनी कंप्लेंट्स है, कितनी सॉल्व हुई, बस वो ये देखेगी, है ना। तो उसका ध्यान कहाँ रहेगा, वो कहाँ ध्यान रखने के लिए उसने एजेंसी हायर करी, ताकि वो अपने कुछ की एरियाज पे जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया प्रोडक्ट इंप्रूव करने के लिए, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, कोई गलत हम कुछ ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं कर रहे अपने कस्टमर के साथ। जैसे जूस होता है, जूस में तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्वालिटी चेकिंग का, तो इन सब एरियाज पे वो फोकस कर सकती है। अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए, सेल्स मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज इंप्रूव करने के लिए, तो इन एरियाज पे वो फोकस करती है, इसीलिए वो उसे बीपीओ की जरूरत पड़ती है। बट ये काम बड़ी बड़ी कंपनीज के होते हैं, बड़ी बड़ी जो अच्छी फर्म्स होती हैं, अच्छे बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, क्योंकि इनकी भी फीस इतनी भी फीस इनकी कम भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा भी नहीं होती, ठीक है। रिडक्शन इन कॉस्ट में रिडक्शन कर देते हैं। कैसे कि मान लीजिए बाई चांस अगर वो कॉल सेंटर हायर नहीं करते, अब बाई चांस कॉल सेंटर नहीं हायर करते तो उन्हें अपना यहाँ पे कॉल सेंटर स्टैब्लिश करना पड़ता, अपने कुछ एम्प्लॉयज़ लाने पड़ते कॉल सेंटर के लिए, क्योंकि कॉल सेंटर में जो कॉलर्स होते हैं उनके आप लैंग्वेज देखना, उनका कम्युनिकेशन स्किल देखना, वो बहुत ही अच्छी होती है। आप बहुत सारे जो कॉल सेंटर्स होते हैं इंग्लिश में बात करते हैं, बहुत सारे अगर हिंदी में भी बात करते हैं, तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल का भी देखना, वो सॉफ्ट वॉइस, बहुत अजीब, मतलब अच्छे तरीके से वो बात करते हैं। तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, ऐसे अच्छे लोग, ऐसे अच्छे एम्प्लॉयज़ को रखना पड़ता, और कुछ कंप्यूटर्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी स्टैब्लिश करना पड़ता और अलग से एक काम रखना पड़ता। लेकिन अब उन्होंने ये काम एजेंसी को दे दिया, एजेंसी यहाँ करे या वहाँ करे, बात एक ही है, वो काम वहाँ से भी कर रही है और प्रॉपर काम कर रही है, और कहीं ना कहीं फीस इसका जितना खर्चा यहाँ पे आता है उससे कम खर्चा उन्हें जा रहा है, उनका पर मंथ का जाता है, जो भी उनका साल का जाता है, तो कहीं ना कहीं वो कॉस्ट को रिडक्शन कर देती है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी सर्विस और अपने एम्प्लॉयज़ के लिए फी लेती है, लेकिन यहाँ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाना पड़ता, ठीक है। तो ये हमारा रिडक्शन कॉस्ट कर देती है, कॉस्ट में रिडक्शन कर देती है ये सर्विस। हेल्प टू अवॉइड लेबर प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की कोशिश करती है। क्योंकि मैंने जैसे कि बताया, आप अगर यहाँ पर अगर कॉल सेंटर का कुछ इंतजाम करते हो तो आपको एम्प्लॉयज़ रखने पड़ते तो ढूंढने में कितना टाइम जाता है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के पास एक सांस लेने का भी टाइम नहीं होता है, क्योंकि उनके हर स्टेप पे एक प्लानिंग होती है और उसी का अगले स्टेप पे एग्जीक्यूशन होता है, यानी वो तुरंत इंप्लीमेंट हो जाती है, तभी वो कंपनी इतनी ऊंचाई पे और वो आगे भी जाएगी। उसका साल का टर्नओवर करोड़ों में जाता है। तो कहीं ना कहीं उनके जो लेबर प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी, मैंने बोला ना, 2 टाइप की लेबर होती है बीपीओ एजेंसी के पास। एक तो अच्छी हाई प्रोफेशनल लेबर होती है जो अच्छे काम करते हैं, प्रोफेशनल्स काम करती है। एक होते हैं हमारा लेबर एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, जो थोड़ा हार्डवर्क वाला काम करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे मजदूर, मिस्त्री और हमारे जो लेबर्स होते हैं, ठीक है, जो फैक्ट्रीज वगैरह में होते हैं।
फॉर द बेनिफिट्स ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट, सबसे बड़ा फायदा है बीपीओ का कि हमें कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट अपडेट जो फॉरेन कंट्रीज में चल, क्योंकि हम सबसे, मैं बोलती हूँ कि बाकी कंट्रीज में जो टेक्नोलॉजी है और जो टेक्नोलॉजी अपडेशन नॉलेज है वो हमसे कई ज़्यादा है, मतलब 2 गुना 3 गुना ज़्यादा। जो डेवलपमेंट हम आज कर रहे हैं वो कई साल पहले कर चुके हैं और उसका इस्तेमाल करके उनके लिए वो चीज़ आउटडेटेड भी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं उनके पास सबसे पहले चीज़ आती है और वो सबसे पहले उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें उन चीज़ों के बारे में यूज़ पता होता है। तो बीपीओ की वजह से, क्योंकि बीपीओ और फॉरेन कंट्री की है हमारे पास, उनका कॉन्टैक्ट है कंपनी के पास, तो कहीं ना कहीं उनका बेनिफिट हमें ये भी होता है कि हमें नई नई टेक्नोलॉजी पता चलती है, हमारे एम्प्लॉयज़ और ट्रेंड होते हैं, उन्हें और नई इन्फॉर्मेशन मिलती है बाहर फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में, तो और वो ग्रोथ कर पाते हैं मार्केट में। तो बेनिफिट क्या होगा कि हमें लेटेस्ट डेवलपमेंट यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल रहा है उनकी हेल्प से, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, वो ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी टेक्नोलॉजी अपने आप ही आती है, वो अपने आप यूज़ करते हैं और अपने आप ही से अपडेट कर देते हैं, फिर वो जाके इंडिया में पता चलती है और इंडिया वाले फिर उस पर काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी टॉपिक हमारा एक और रह रहा है, एक इसके लिमिटेशन, यानी कि बीपीओ के क्या क्या लिमिटेशन है, क्योंकि जिस चीज़ का फायदा होता है उस हर इंसान और हर चीज़ के कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्ट होते ही होते हैं। कोई भी चीज़ ना तो पॉजिटिविटी से भरी होती है और ना कोई भी चीज़ नेगेटिविटी से। तो लिमिटेशन रह रहे हैं, उसका स्कोप, बीपीओ का क्या क्या स्कोप है वो भी रह रहे हैं, और केपीओ के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है करेंगे इसके। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी लिमिटेशन ऑफ बीपीओ की, बीपीओ के क्या क्या लिमिटेशन है। पहला है कॉन्फिडेंटली, इसका मतलब ये है कि मतलब यहाँ पर जो ये हम बीपीओ एजेंसीज होती हैं फॉरेन कंट्रीज वाली या इंडिया की कंट्रीज वाली भी होती है, लेकिन इंडिया में इन सब चीज़ों का स्कोप नहीं है, ये नहीं होती है इंडिया में, तो इनके यहाँ पर हमारी जो सीक्रेसी यानी जो सीक्रेट्स होते हैं, यानी बहुत सारी कंपनीज के अपने कुछ सीक्रेट्स होते हैं ग्रोथिंग के लिए, ताकि वो कोई और कॉपी ना कर ले, तो वो सीक्रेट तरीके से रखे जाते हैं। तो अब क्योंकि इनके साथ हमें काफ़ी चीज़ें शेयर करनी पड़ती हैं और इनकी भी गलती नहीं, क्योंकि हर कंपनी के लिए, आज ये हमारी क्लाइंट है, कल ये किसी और की क्लाइंट होंगी, परसों किसी और के लिए काम करेंगी, तो कहीं ना कहीं इनके साथ चीज़ें शेयर करना अगर बाई चांस हो भी जाते हैं तो वो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जानबूझकर नहीं, लेकिन इंसान भाई, क्योंकि इंसान ही काम कर रहे हैं एजेंसी में भी, तो कुछ ना कुछ शेयर हो ही जाता है किसी ना किसी चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर जो सीक्रेसी है उसके चांसेस बहुत कम है, यानी कुछ सीक्रेट्स मेंटेन करने के जो चांसेस है वो यहाँ पर कम है बाकियों के मुकाबले, क्योंकि मैंने बोला जैसे एक मीडिया वाला होता है, एक रिपोर्टर होता है, आज वो हमारे लिए काम कर रहा है, कल किसी और पत्रिका के लिए काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक जो सीक्रेसी होती है, एक जो कुछ बातें होती हैं वो यहाँ पर रखना बेवकूफ़ी है, या फिर चांसेस कम है कि यहाँ पर ये चीज़ें सीक्रेट रहेंगी। तो इसका मतलब ये है स्वीट शॉपिंग। स्वीट शॉपिंग का मतलब ये वर्ड एक उसके रूप में इस्तेमाल किया गया है, टोंट के रूप में, कि स्वीट शॉपिंग का मतलब यहाँ पर ये है स्टूडेंट्स की अब हम जो अपनी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ नहीं रखते हैं, कुछ हमारे कुछ कारण होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें कुछ की एरियाज पे फोकस करना होता है, हमें इतना खर्चा नहीं करना होता है या हमें इतना वर्डन नहीं लेना होता, तो वो बाहर की बीपीओ एजेंसी से काम करा लेते हैं, चाहे वो 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, चाहे वो साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब होता क्या है कि हमने जो प्रोफेशनल्स वाले काम थे, यानी कुछ ऐसे प्रोफेशनल वाले भी होते हैं, कुछ लेबर वाले भी होते हैं, हमने वो काम बाहर दे दिए। अब हुआ क्या, जो हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज थे, अच्छे प्रोफेशनल स्किल्स वाले जो एम्प्लॉयज थे, उनका तो कुछ यूज रहा नहीं, क्योंकि अब उनके जो सोचने का नजरिया था या थिंकिंग लेवल या स्किल का लेवल वो इंक्रीज नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके जो काम थे, कुछ काम हमने बाहर बीपीओ एजेंसी में दे दिए ताकि हम इन्हें किसी और काम में लगा सके, लेकिन उनका जो काम था ताकि उनसे उनकी स्किल्स बढ़ सकती थी, उनकी कॉम्पिटेंस बढ़ सकती थी, उनकी एबिलिटी बढ़ सकती थी, वो काम हमने बीपीओ एजेंसी के एम्प्लॉयज को दे दिया। तो कहीं ना कहीं वो जो स्किल्स बढ़ने वाली थी, कैपेबिलिटीज बढ़ने वाली थी, वो बीपीओ एजेंसी के एम्प्लॉयज की बढ़ेगी, हमारे एम्प्लॉयज की वो कम हो जाएगी। जैसे गवर्नमेंट जॉब में होता है कि जो सरकार बोल देती है हमें सिर्फ उसी पेपर पे लिखना होता है, वही काम करना होता है, हमारे खुद के दिमाग की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है गवर्नमेंट सेक्टर में, क्योंकि आपको सिर्फ उतना ही करना होता है जितना गवर्नमेंट बताती है, आपको सिर्फ वही लिखना होता है जो गवर्नमेंट बताती है। हम सिर्फ गधों की तरह काम करते हैं, हमारी खुद की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। यहाँ पर भी वही है, लेकिन यहाँ पर ये है कि कुछ काम हमने उनको दे दिया, तो ये हमारा कारण हो जाता है, इसका मतलब ये है, ठीक है। प्रोटेस्ट इन ह्यूमन कंट्री, होम कंट्री, सॉरी, प्रोटेस्ट इन होम कंट्री का मतलब यहाँ पर ये है स्टूडेंट्स की कहीं ना कहीं हम अपनी कंट्री के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को छोड़कर हम बाहर फॉरेन कंट्रीज के बीपीओ एजेंसी के थ्रू उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि हमारा इंडिया ऑलरेडी जब से आजाद हुआ है, यानी जब से एग्रीकल्चर छोड़ के लोग टेरिटरी एंड सेकेंडरी सेक्टर पर आए हैं, तो उसके बाद से जब वो जो परसेंटेज जहाँ पर शिफ्ट ज्यादा हुई है सेकेंडरी और टेरिटरी पे, तो जब के बाद से हमारा जो इंडिया वो सफर कर रहा है अनएम्प्लॉयड से,
यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर कम है, यानी जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं है। बहुत ज्यादा परसेंटेज है, हर साल बढ़ता है, हर महीने बढ़ता है, कुछ ना कुछ परसेंटेज थे। आज अगर आप चेक करेंगे तो आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे, करोड़ों में है ये संख्या, लाखों में नहीं है, करोड़ों में संख्या है। तो करोड़ों में होने का मतलब यहाँ पर है कि लोग बहुत ज्यादा बेरोजगार हैं। तो अब यहाँ पर हमारी इंडिया की कंट्रीज क्या करती हैं, मतलब इंडिया की जो कंपनीज है बड़ी बड़ी, वो क्या करती हैं कि कुछ ना बर्डन लेने के कारण, कुछ ना अपने कुछ की या फोकस पे करने के कारण वो यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाती है, जिसके कारण वो यहाँ नहीं दे रही तो वो बीपीओ यानी फॉरेन कंट्रीज में दे देती है वो अपॉर्चुनिटी। मतलब यहाँ इंडिया के लोगों को नहीं दी उसने नौकरी, लेकिन बाहर उसका कुछ भी कारण रहा हो, लेकिन जानबूझ के नहीं, लेकिन अपने फायदे के लिए, लेकिन कुछ भी उसने यहाँ के लोगों से रोजगार छीना है। बल्कि वो दे सकती थी, वो अच्छी कंपनी है, रेपुटेड कंपनी है, अच्छे पैसे भी होंगे उसके पास, फाइनेंस की कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कुछ कारण उसके पास रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं बोल रही कि जानबूझ के किया, लेकिन कारण रहे। तो कहीं ना कहीं अगर वो सोचता कि मेरे इंडिया के लोगों का भी भला हो सकता, तो वो यहाँ के लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता था। तो कहीं ना कहीं उसने वो लोगों से वो रोजगार छीन लिया जो यहाँ दे सकता था। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि होम कंट्री के लोगों के साथ ही हम गलत कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए हमें। एथिकल कंसर्न्स, एथिकल कंसर्न्स का मतलब यहाँ पे, एथिकल का मतलब तो पता ही होगा, हमने इस चैप्टर से पहले जो हमारा 6th चैप्टर है उसमें डिस्कस किया था। एथिकल कंसर्न्स का मतलब ये है कि कुछ ऐसे में, एथिक्स का मतलब होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि क्या चीजें सही हैं और क्या चीजें गलत हैं। जैसे कि हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि गाली देना गलत बात है, तू करके करना गलत बात है, आप करके बात कीजिए ये सही है, कोई किसी खाना खा रहे हैं तो बैठ के पलोथी मार के खाना खाना चाहिए। ये चीजें हमें बचपन में सिखाई जाती है, स्कूल्स में सिखाई जाती हैं, जो कि एथिकल होते हैं, एथिक्स होते हैं, जो हर एक परिवार में हर एक चीज में सिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी, इकोनॉमी में भी कुछ ऐसे एथिक्स हैं जो कंपनीज और फर्म्स यानी जो बिजनेस है उनके लिए भी बने हुए हैं, जो हमने पढ़े थे 6th चैप्टर में, ठीक है, पता होगा। तो एथिक्स में यहाँ पे क्या बोला है कि एथिकल की कंसर्न ना करते हुए भी हमारी जो कंपनीज हैं वो फायदा उठाती हैं। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारी कंपनीज में, ज्यादातर नहीं कह रही, ज्यादातर कंपनीज क्या करती हैं, इसीलिए बीपीओ एजेंसी को हायर करती हैं क्योंकि वहां पर फॉरेन कंट्रीज, यहाँ के मुकाबले फॉरेन कंट्रीज के जो लेबर की कॉस्ट है वो बहुत चीप है, वो बहुत चीप है, चाहे वो प्रोफेशनल स्किल वाले हो, चाहे वो यहाँ के मुकाबले, क्योंकि यहाँ लोगों को पता है एक्चुअल में किसकी कितनी वैल्यू है। अगर मेरा काम, मैं आईटी सेक्टर में बहुत एक्सपर्ट हूँ तो मुझे पता है मेरी कितनी वैल्यू है। अगर मैं किसी के यहाँ जॉब लेने जाऊंगी तो मैं बोल दूंगी कि मेरे काम के अकॉर्डिंग मेरी इतनी सैलरी बनती है, वो मुझे पता है कि मेरा इतना वर्क का इतना बनता है। लेकिन वहाँ के लोगों को क्या है, वहाँ पर लोगों को अपॉर्चुनिटी चाहिए बस। तो वहाँ जो रेट है हमारा लेबर है वो बहुत चीप है। तो कहीं ना कहीं कुछ कंपनीज इसीलिए भी बीपीओ एजेंसी को हायर करते हैं, जिसकी वजह से वो वहां पर जो चीप रेट वाले लेबर है उनका इस्तेमाल कर सके कुछ टाइम के लिए। इस्तेमाल का मतलब ये है कि वो उनका काम में हेल्प कर सके, ठीक है। और वहां पर, यहाँ पर तो फिर भी चाइल्ड लेबर है, वेज लेबर है, मतलब वेज सैलरी वाला अलग से बना हुआ है एक्ट, लेबर एक्ट बने हुए हैं। लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे छोटे छोटे बच्चे 16 साल, यहाँ पर हम 18 साल के मेजर होते हैं, यानी एक बनते हैं, एक बालिग बनते हैं, लेकिन वहां पे 16 साल में बन जाते हैं बालिग, और बच्चे खुद ही कमाने लग जाते हैं। यहाँ पर हम फिर भी 18-20 के बाद शुरू करते हैं एम्प्लॉयमेंट, लेकिन वहां पर तुरंत अपनी स्टडीज खत्म होने के बाद 16-17 से ही, आप देखोगे फिल्म्स में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, तो 16-17 से वहाँ पे बच्चे, और वहां पे ऐसा कुछ नहीं कि ऐसी जॉब नहीं करनी वैसी जॉब नहीं करनी, ठीक है, सब कोई भी काम करते हैं वहां पर। तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को लोगों को भूख रहती है, एक अपॉर्चुनिटी चाहिए उन्हें। यहाँ पर हमें छोटे छोटे कामों में शर्म आती है। तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, इसीलिए बीपीओ एजेंसी को हायर करते हैं ताकि वो वहां पर चीप लेबर और बहुत सारी लेबर का इस्तेमाल कर सके और उनको सर्विस दे सके उन्हें। ये होता है हमारा, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है, लेबर एक्ट बने हुए हैं, वेज एक्ट बना हुआ है, चाइल्ड लेबर एक्ट बना हुआ है, हर चीज का एक्ट बना हुआ है। इसलिए हमारे यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज बच्चों से काम नहीं कराएंगी, 18 से कम बच्चों के काम नहीं कराएंगे, 18 वालों से भी नहीं काम कराएंगी। और वेज एक्ट बना हुआ है तो वेज के अकॉर्डिंग उन्हें वेजेस भी देने पड़ेंगे लेबर को, क्योंकि हर चीज एक पेपर वर्क से होती है हमारे इंडिया में। लेकिन वहाँ ऐसा इतना कुछ खास फैसिलिटी नहीं है इन चीजों को लेकर। तो इसलिए ये भी कारण है कि हम एथिकल कंसर्न नहीं करते हैं बीपीओ का इस्तेमाल करते वक्त, ठीक है। तो ये था हमारा लिमिटेशंस। स्कोप की अगर मैं बात करूँ, स्कोप के लिए ऐसी कुछ हेडिंग पॉइंट्स नहीं है। स्कोप का मतलब ये है कि कहाँ पर बीपीओ का स्कोप है। बीपीओ का स्कोप स्पेशली मैंने बताया कॉल सेंटर्स में ज्यादा होता है, और कॉल सेंटर्स में 24 आवर यानी 70 के 70 डेज वो ऑन रहते हैं। तो उनका काम ही सर्विस देना होता है, आपकी कंप्लेंट सुनना होता है, फिर उनका सॉल्यूशन निकालना होता है। तो ये हमारे बीपीओ का स्कोप है, ठीक है। कॉल सेंटर्स में होता है 24 आवर्स होता है। अब बात करेंगे केपीओ के बारे में। बात करते हैं केपीओ की। जैसे बीपीओ था उससे काफी डिफरेंट है केपीओ, लेकिन है दोनों फॉरेन कंट्रीज की एजेंसीज। तो
थोड़ा सा जान लेते हैं। केपीओ का मतलब है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। अब देखो बीपीओ का मतलब था बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, यहाँ पर है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब दोनों में डिफरेंस तो कुछ है, क्योंकि अगर अलग अलग हैं तो दोनों में डिफरेंस तो कुछ है। अब वो डिफरेंस क्या है वो हमें पता लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। केपीओ का मतलब नॉलेज। देखो अब यहाँ पे नॉलेज का मतलब क्या है, देखो जैसे बिजनेस था वो काम करके दे रही थी, सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, यहाँ पर वो काम को फिनिश करके दे रहे थे, चाहे अपने एम्प्लॉयज के थ्रू चाहे खुद के थ्रू। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है, नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है। अब बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए एक अच्छे प्रोफेशनल एजेंसी से बात करती हैं, पूछती हैं कि हमें इस मंथ कितना टारगेट, इतना टारगेट है और इसके लिए हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, या हमें इस आईटी सेक्टर में ये चेंज लाना है। जैसे मान लीजिए मैं सबसे बड़ा एग्जांपल आज ले लेती हूँ, स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन्स हर महीने हर हफ्ते कुछ ना कुछ एक नए बदलाव आते हैं। वो कहाँ से आते हैं, इतना दिमाग क्या इंडिया वालों में है? कुछ कुछ में होता है, सब में नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जो आज कस्टमर की नीड समझ पा रहे हैं वो फॉरेन कंट्रीज की एजेंसी समझ पाती है, क्योंकि मैंने बताया कि जितनी हमें नॉलेज नहीं है उससे पहले हम जो आज चीज यूज कर रहे हैं ना वो कई महीनों साल पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। एप्पल का फोन बाद में आया, पहले फॉरेन कंट्री में लोगों ने इस्तेमाल कर लिया। तो चीजें वहां पर टेक्नोलॉजी पहले फॉरेन कंट्रीज में इस्तेमाल होती है, तब हमें उसकी नॉलेज होती है, तब हम उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, आज मैं अगर सैमसंग की बात करूं, फिलिप्स की बात करूं, आज एप्पल की बात करूं, ये जो कोई कंपनी इंडिया की है, बहुत कंपनी फॉरेन कंट्रीज की है। तो होता क्या है कि नॉलेज बाहर से लेती हैं, यानी जो फॉरेन कंट्रीज की केपीओ सर्विस वाली जो बीपीओ एजेंसीज यानी केपीओ एजेंसीज जो होती हैं वो एडवाइस देती है कि किस मंथ में आपको क्या क्या चीजें ऐड करनी है, क्या क्या चीजें डिडक्ट करनी है, कस्टमर को कैसे आइडेंटिफाई करना है, मार्केट को कैसे देखना है कि कस्टमर को आज क्या चाहिए। पहले आया था कीपैड, अब कीपैड के बाद उनको लगा कि कहीं ना कहीं आज के जो बच्चे हैं, जनरेशन है, वो एक फैशन, एक स्मार्टफोन को इस्तेमाल करना चाहेगी, तो फिर आया स्मार्ट यानी कुछ ऐसे टच फोन आए। टच फोन के बाद भी फिर लोगों को लगा कि ये बहुत दिक्कत करेंगे, इनमें कुछ प्रॉब्लम्स होगी, फीचर्स कम है, तो फिर एक नए फोन आए। और लेकिन आज ऐसी चीजें हैं कि हम किसी का भी कुछ भी बना सकते हैं, और इससे जो आने वाला टाइम होगा वो और भी ज्यादा इससे डिफिकल्ट होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो नीड है, जो नॉलेज वो देता है, वो केपीओ सेंटर्स देते हैं। और इनकी मैं बोलूँ कि ये काफी कॉस्टली भी हो सकते हैं, क्योंकि ये इतनी अच्छी नॉलेज, जिसके पास नॉलेज है उसके पास पैसे हैं, तो इनकी नॉलेज हम इस्तेमाल करते हैं और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाते हैं। तो ठीक है, इनका काम क्या होता है, इनके पास हाईली स्किल्ड थिंकिंग वाले एम्प्लॉयज होते हैं। हाईली स्किल्ड का मतलब समझ लो जिनके दिमाग मतलब हर चीज को इतनी जल्दी एनालाइज कर लेते हैं, हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज, जिनकी थिंकिंग की एबिलिटी और मतलब करने की एबिलिटी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। तो ये अपने क्लाइंट्स को क्या करते हैं, वैल्यू सर्व करते हैं, बल्कि बीपीओ का करता है वो सर्विस यानी प्रोसेस कंप्लीट करके देता है, एक प्रोसेस से गुजरता है, एक सर्विस देता है। यहाँ पर ये अपने क्लाइंट को वैल्यू देते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे देते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक बिजनेस कोच कंसल्टेंट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, ऐसी बात नहीं है, पर पता भी बहुत सारे लोगों को होना चाहिए, क्योंकि हम कॉमर्स में है तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो कुछ देखा यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो वो यूट्यूब पर उनकी वीडियोस काफ़ी फेमस है। तो वो क्या करते हैं, वो बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, जो ये हमारे बाइक की कंपनीज है, कार की कंपनीज है, फोन की कंपनीज है, वो उनके क्लाइंट्स हैं, वो उनसे एडवाइस लेते हैं, क्योंकि वो इंसान बहुत ही नॉलेजेबल है, नॉलेज लेवल वर्कशॉप्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं, कि आपको किस टाइम पर बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं उनसे यही एडवाइस लेती हैं कि हमें कस्टमर को कैसे पहचानना है, कस्टमर की नीड को कैसे पहचानना है, सेल्स कैसे करनी है, एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, हर चीज वो उनसे एडवाइस लेते हैं। तो इसलिए वो बिजनेस कंसल्टेंट है। तो कहीं ना कहीं उनके पास नॉलेज है, जब भी उनसे लोग पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर भी केपीओ का भी सेम वही काम है कि वो लोगों को नॉलेज यानी अपने क्लाइंट को सर्विस यानी वैल्यू प्रोवाइड करता है। और केपीओ बीपीओ क्या करता है, बीपीओ प्रोवाइड करता है एक प्रोसेस, एक सर्विस, वो भी सर्विस प्रोवाइड करता है, वो प्रोसेस के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करता है। यानी मान लीजिए बहुत सारी कंपनी से करते कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, और कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद वो बोलते हैं एक महीने में हमारे इतनी कॉल्स आपको रिसीव करनी है, यानी कॉल सेंटर के मैं एक बात कर रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, कि आपको हमारे में एक महीने में हमारे कस्टमर्स की इतनी कॉल आती है, तो आपको इतनी रिसीव करनी है और इतना को सॉल्यूशन निकालना है। तो वो देखते हैं, ठीक है, तो ये प्रोसेस किया ना, पहले बीपीओ ने पहले प्रोसेस किया, तो प्रोसेस किया, लेकिन यहाँ पर केपीओ कर रही है सिर्फ क्लाइंट को सर्विस दे रही है, यानी एक वैल्यू दे रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है, कुछ थिंकिंग बता रही है कि आपको ये पॉइंट्स डालने हैं और ये आपको सोचना है और ऐसे सोचिए और अपने कस्टमर को देखिए, उससे पूछिए,
ठीक है, तो इस तरीके से वो बताती है। तो यहाँ पर ये हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स थे केपीओ से रिलेटेड, और बाकी डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना, दोनों के बीच में डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। वैसे आपको मैंने वैसे समझा दिया है, लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो बता दीजिएगा। पार्ट जो नेक्स्ट होगा इससे पार्ट 4, उसमें हम ये डिफरेंस डाल लेंगे केपीओ और बीपीओ का। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसे देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। नेक्स्ट पार्ट इससे भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें पूरे चैप्टर का पर्टिकुलर टॉपिक इंपॉर्टेंट, कितने मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और डिफरेंस ट्रेडिशनल बिजनेस और आज के बिजनेस में क्या क्या डिफरेंस है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाकी जो प्रीवियस वीडियो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।